गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 29 जुलाई है तो डीएनए सीरीज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और एंड के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया। साथ ही देखेंगे कि आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालतें घटाएंगी मुकदमों का बोझ। मैंने सैटरडे को ही इस पर न्यूज़ एनालिसिस करवाया था। बढ़ते बोझ के कारण न्यायपालिका पर क्या विकल्प हो सकते हैं, जिसमें मैं लोक अदालतों और आपको इस पर ग्राम अदालत है उस पर चर्चा किया था। तो जिसमें लोक अदालत, देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बातें की गई है, तो लोक अदालतों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग कोर टॉपिक को देखेंगे। तो लोक अदालत क्या है, लोक अदालत का संगठन किस रूप से होता है, क्षेत्राधिकार इसके क्या है, शक्तियाँ क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो सभी पक्षों को ध्यान में रखेंगे ताकि हम लोक अदालतों की भूमिका को समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, महात्मा गांधी का संदेश वर्तमान में सबसे ज़्यादा सामयिक है। यह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा बोली गई है। तो हम गांधीवादी दर्शन क्या है इसको देखेंगे। प्रमुख गांधीवादी विचारधारा क्या क्या रही है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आप लोग को पीटी के साथ साथ मेंस में भी आप लोग को काम देगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में काम देगा, साथ आपको ऐसे के टॉपिक में भी काम देगा। तो हम सारे पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज है, तो इसके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे पीटी एस्पेक्ट में कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उसकी क्या क्या भारत में स्थिति है, डाटा क्या कहता है, वर्तमान स्थिति क्या है, सभी पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को की प्रकाशित हुई रिपोर्ट जिसमें ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले के बारे में चर्चा की गई है। तो शारीरिक शिक्षा देने में फिसडी रहे हैं कई देश, तो इसके संदर्भ में इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आंकड़ों के संदर्भ में बात करेंगे कि देश में शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए। और कल मैंने आप लोगों को एक अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, तो इसी को ध्यान में रखकर लगाया गया था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मानव जीवन जितना प्रभावित हो रहा उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प बन सकते हैं, उसकी चर्चा होती ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि मनु भास्कर पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती है। इनके दो उपलब्धियां साथ में हुई हैं। एक तो पहली महिला एयर राइफल है और आपको बहुत वर्षों के सूखे के बाद पेरिस में आपको एयर पिस्टल स्पर्धा में जीत दर्ज की है। तो हम इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी को जानते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हर धर्म नागरिक पर लागू होता है बाल विवाह निषेध कानून। यहाँ पर भारत के किसी भी धर्म विशेष इससे अलग नहीं हो सकता है, जिसमें हम अल्पसंख्यक समुदायों की भी बात कर ले और साथ में साथ हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात कर ले, तो केरल हाई कोर्ट के द्वारा यह बातें की गई है। इससे संबंधित कुछ आंकड़ों को देखेंगे, साथ ही एक विवाह पूर्व रक्त जांच की जरूरत की आवश्यकता की बात की जा रही है। बहुत सी बीमारियां बढ़ गई जिसमें विवाह करने से पहले कुंडलियां नहीं या और भी धर्मों में अपनी अपनी रीतियाँ हैं, उसको अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या है, आप जांच परख के चीज़ों को पहले रक्त जांच करवाइए, कुछ बीमारियों का पता पहले लगा लीजिए, उसके विवाह के संबंध बढ़ाइए, ऐसा बात की जा रही है। तो यह क्या नया कॉन्सेप्ट है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए रवि किशन जी के द्वारा पेश किया गया है निजी विधेयक। तो ये निजी विधेयक क्या होता है, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया है। तो सारे एस्पेक्ट को समझेंगे। आधिकारिक दर्जा क्या होगा, भोजपुरी अगर मिल जाएगा उसे क्या लाभ मिलेगा, इन सारे तथ्यों की जांच करेंगे। आज के संपादकीय में देखेंगे धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य है, कार्मिक विकास की यात्रा का नया अध्याय। अर्थात देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसके संदर्भ में बात हो रही है, अब सिंधु और सरस्वती सभ्यता इसे कही जानी चाहिए। इसके लिए कुछ राखी गढ़ी में और भी के जो स्थल हैं उसके उत्खनन के कार्य किए जा रहे हैं, जिस पर कुछ तथ्य सामने आए हैं। तो उसकी जांच करेंगे, उसकी परखेंगे, उसके पीटी और मेंस एस्पेक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ती आबादी और घटते संसाधन, ये कैसे एक दूसरे के परस्पर विरोधी काम कर रहा है, इसके आलेख के माध्यम से, इसे हम संपादकीय के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति एस को सपोर्ट कीजिए। युक्ति एस अपने नवीन उपलब्धियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपलब्ध। जल्द ही बहुत से टीचर आपके साथ जुड़ेंगे और इसे बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा ताकि युक्ति या इसका ऐप डाउनलोड कर सके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको
लिंक दिए रहते हैं, उससे भी आप UKTIS को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बारकोड स्कैन होता है गूगल स्कैनर से, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिर आप www.uktis.in विजिट कर सकते हैं, जिससे आप सारी सुविधाएं लाभ ले सकते हैं। सब्सक्राइब जब हो जाता है तो आपको बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए, कल एक नया बैच लॉन्च किया गया, आपका 2 मिनट में समय लूँगा कीमती वक्त में, ताकि आप लोग इसे समझ पाएँ। देखिए, कल टारगेट बैच BPSC के लिए आपको 1 अगस्त से 25 सितंबर जो निर्धारित समय अवधि में आपको संपूर्ण BPSC के लिए जो टारगेट क्लासेज होती है उसको कवर कराया जाएगा। फिर 30 MCQ डेली कराया जाएगा 9 PM में, यह गूगल फॉर्म में कराया जाएगा। तो देखिए, आप लगातार आपके लिए कार्य किया जा रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड ऑफर है इसमें दिया गया, सीमित समय के लिए, इसको चूकिए मत, नहीं तो फिर 599 इसका प्राइस हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या किया, प्राचीन भारत में वो सारे टॉपिक को शामिल किया गया है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर आप इसको अगर देखिएगा तो इन सारे टॉपिक से प्रश्न हैं। मध्यकालीन भारत में देखिए सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, ताकि हम चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ अपने निर्धारित समय के साथ। इसी तरह आपको आधुनिक भारत देख लीजिए, आधुनिक भारत में आपको सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। युग में अलग अलग बातें की जाएगी, 3 युग की बात हो रही है ना, तृतीय चरण की बात हो रही है, गांधीवादी आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, सारे आयामों की चर्चा कर लेंगे। भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी में हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों को अलग रखा गया जहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते। केवल प्रश्न जहां से आपको UPSC में, BPSC में, UP PCS में, MP PCS, जितने भी PCS हैं, स्टेट PCS, वहां से प्रश्न पूछे जाते, आपको इस बैच में शामिल किया गया। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको छोड़ा गया है। तो फटाफट चीज़ों को हम कवर करेंगे। भौतिकी के लिए हम लोग देखिए सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक, आप इसे देख लीजिएगा विस्तृत है। इसका PDF भी शेयर किया गया ग्रुप में। देखिए, रसायन विज्ञान अर्थात आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी में देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो छोड़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था में आपको महत्वपूर्ण रूप से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। कुछ डाटा एनालिसिस कराया जाए, बजट और आर्थिक अलग से करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको भारतीय भूगोल में क्या क्या चर्चा होगी। देखिए, सारे टॉपिक को कवर किया गया है ताकि आपका प्रश्न न छूटे। विश्व भूगोल में देखिए सारे टॉपिक को कवर कर लिया गया है। और अन्य विविध में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी, एक टॉपिक है जहां से कुछ प्रश्न पूछे गए हाल के एग्जामों में। तो इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को एक साथ कवर कर लेंगे। साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ क्या है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। फिर आपको चीज़ों को हम कवर करेंगे निर्धारित समय के साथ, तो आप लोग जल्द जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं। 2 मिनट में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत, जो विशेष लोक अदालतों को जो बोझ है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पर, अर्थात जो न्यायपालिका पर जो बोझ है उसको कम करने के लिए लोक अदालत की पैरवी कर रहा है। मैं कल भी इस पर, सैटरडे को भी मैंने इस पर बात की थी। सारी बातों को मैंने रखा था, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, टैग कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। जहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी 75वीं वर्षगांठ पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत आयोजन कर रहा है। तो यह आपको PT फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद विशेष अदालत 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगी, जो इसमें पक्षकारों की सहमति सौहार्दपूर्ण तरीके से हजारों मामले निपटाए जाएंगे। लोक अदालत देखिए एक बेसिक इसका चीज़ें याद रखिएगा। बेसिक क्या होता है इसका, इसमें सुलह कराने के लिए आपसी सहमति कराई जाती है। आपसी सहमति कराई जाती है। छोटे छोटे मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े के छोटे छोटे मामले, आपको जो समय अवधि क्रोध के कारण हो जाता है, पर बाद में दोनों वर्गों को, दोनों पक्षों को यह लगता है कि नहीं यह ठीक नहीं है, इसे समाप्त करना चाहिए। वैसे मामलों को जिससे न्यायालय पर, लोअर कोर्ट पर बोझ जो है पड़ा हुआ, उसको कम करने की बात की गई है। अब देखिए 18 जून को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर पक्षकारों को अपने विवाद हल कराने के लिए विशेष लोक अदालत के मामले में पंजीकृत कराने के लिए अपील कराई गई थी, जो तभी से विशेष लोक अदालतें निपटारे के लिए केस पंजीकृत हो रहा है। इसी क्रम में विभिन्न श्रेणियों में 14,000 से ज़्यादा केस विशेष लोक अदालत सुनवाई के लिए पंजीकृत हुई हैं। तो समझिए 14,000 केस का निपटारा केवल 5 दिनों में कर लिया जाएगा। जो आपको 5 दिनों का कराया जा रहा है, 29 से लेकर 3 अगस्त तक जो कराया जाएगा, उसमें 14,000 केसों का
लोक अदालत में सुनवाई होगी और अधिक से अधिक इसका सॉर्ट आउट भी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 7 अदालतों में विशेष लोक अदालत कुल 300 से ज़्यादा केस निपटारे लिए गए हैं, जिसमें से प्रधान न्यायाधीश की अदालत 68 केस लगे हैं, बाकी अदालतों में औसतन 45 से 50 केस लगे हैं। इससे ऐसे केस में सुनवाई में क्या उस सूची में कमी होगी, तथ्य व्यवस्था मुताबिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होगी। देखिए, विशेष लोक अदालतों में वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना विवाद, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, सर्विस, लेबर आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो देखिए विषय क्या क्या बताए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। कहीं आपसे कभी पूछे लोक अदालतों के विषय क्या क्या होते हैं, तो ये कम से कम इतने विषय हैं, और भी विषय समय अवधि के साथ जोड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये सब लोक अदालतों में सौहार्दपूर्ण आपसी सहमति से व्यक्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे लोक अदालत होता क्या। सबसे बेसिक चीज़ है लोक अदालत होता क्या। तो लोक अदालत का शब्द अर्थ पीपुल्स कोर्ट से, यह गांधीवादी विचार सिद्धांतों से आधारित है। तो देखिए गांधीवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा के तौर पर हमारे सभ्यता संस्कृति में देखी जाती है, विदेशी नीति में देखी जाती है, अन्य देशों के विदेश नीति में भी देखी जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है। वर्तमान इसकी वैधता बरकरार है। हाँ, यह नहीं कि यह आधुनिक धारा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आधुनिक धारा नहीं है। हमारे सभ्यता संस्कृति में प्राचीन भारत में ऐसी लोक अदालतें लगती थी, समाज के द्वारा ऐसी लोक अदालतें लगाई जाती थी। अब नेक्स्ट इसकी विचारधारा वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रणाली के घटकों में से एक है, जो आम लोगों के अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान अर्थात वैकल्पिक देता है, क्या अवसर देता है, अवसर देता है दो पक्षों को आपसी सहमति के आधार पर, पक्ष विपक्ष जो होंगे, पक्षकार जो होंगे किसी भी केस के, उसको आपसी सहमति कराने का अवसर देता है, जिसे हम विवाद समाधान कहते हैं, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया कहते हैं। विवाद समाधान जिसे ADR कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके तहत न्याय निर्णय लिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस संबंध में निर्णय ले तो पहला लोक अदालत सिविल 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन से आयोजित किया गया था। तो सबसे पहला कहाँ किया गया था? 1982 में गुजरात में। और PT से प्रश्न यहाँ पूछे जा चुके हैं PYQ में, तो आप जाके एक बार PYQ देखिएगा, प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए बढ़ती जो लोकप्रियता, इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कानूनी जो सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है तहत एक वैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वैधानिक समर्थित आयोजित किया गया था बिना, तो 1982 वाला जो था क्या था, इसको वैधानिक नहीं दिया गया था। 87 के अधिनियम एक बने थे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसमें नालसा सालसा का बात होता है, तो इसी के माध्यम से वैधानिक दर्जा इसको दिया गया। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में कुछ बातें याद रखिएगा। लोक अदालत का संगठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तालुका कानून समिति अंतराल, जो तालुका स्तर पर होते हैं, आपको ग्राम पंचायत का स्तर पर विभिन्न स्थानों पर या क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करके वे ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं जिन्हें वो उचित समझे। अर्थात केस की बढ़ती संख्या के आधार पर, केस के प्रकृति के आधार पर और आवश्यकता के संदर्भ में, अर्थात विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत यह आता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लोक अदालत का गठन कैसे होता है? क्या विवेकाधीन इन सब संबद्ध जो संस्थाएं हैं उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो बिल्कुल इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। यह कोई बोल नहीं सकता है कि हर साल हर समय हमको लोक अदालत की गठन करो, ठीक है ना। मैं नीचे आंकड़े दूंगा, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत की उतनी ही संख्या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी उस क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाले एजेंसी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर समानांतर रखा जाता है न्यायाधिकरण अधिकारियों की। अब समानता लोक अदालत का अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी होगा, एक वकील होगा, अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य शामिल होते हैं। इसको कम से कम याद रखना ताकि चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अपनाई जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, अन्य कानूनी सेवाएं संस्थाओं के साथ लोक अदालतों का आयोजन करती है। तो यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी इसका आयोजन करती है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है।
नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत 9 नवंबर 1995 को किया गया था और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए लागू किया, जिसमें लोक अदालत की भूमिका बढ़ जाती है, लोक अदालतों का भूमिका बढ़ जाता है। इसलिए नालसा का गठन कब हुआ ये भी याद रखना आप लोग को, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं संबंधित मामलों निपटारे के लिए स्थानीय लोक अदालतों की स्थापना वर्ष 2002 के कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 में संशोधन किया गया था। तो कम से कम इन सब चीज़ों डाटा फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है इसके क्षेत्राधिकार क्या है, 1 सेकेंड, क्षेत्राधिकार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लोक अदालत के पास विवाद समाधान के लिए पक्षों के बीच समझौता कराने का अधिकार क्षेत्र होता है। जो भी पक्षकार होंगे, ए और बी जो पक्षकार होंगे, या एक और बी और सी से अतिरिक्त जितने भी पक्षकार होंगे उसके बीच आपसी समझौता कराने का इसका क्षेत्राधिकार होता है, अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी न्यायालय में लंबित जो कोई मामला हो, या कोई भी मामला न्यायालय में लंबित हो, कोई भी मामला जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय समक्ष नहीं लाया जाता है, तो ऐसे मामले को भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखिए, अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले का निपटारा के लिए लोक अदालत को भेजा। लंबित कोई ऐसा मामला जो हाल ही में देख रहे हैं ना, लंबित मामला, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट है, दोनों पक्ष अगर लोक अदालत में विवाद के निपटाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो कोई भी एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है, या अदालत संतुष्ट है तो मामले लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। इसलिए पक्षकार भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले हैं जो सुलझ नहीं रहे, तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे विवाह का मामला है तो वो क्या करेगा, बाद में थक हार कर दोनों मियाँ बीवी, उसके परिवार क्या करेगा, छोड़ो बहुत हो गया, आपसी सहमति हम लोग करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके बाद हम स्वतः अलग हो जाएंगे। तो ये लोक अदालत में भी जा सकता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट को विवाह के मामले गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो लोक अदालत में जाकर समग्र तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। अब है पूर्व मुकदमेबाजी के मामले में विवाद किसी भी पक्ष के आवेदन से प्राप्त होने के मामले लोक अदालत में भेजा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है इसका, वैवाहिक पारिवारिक विवाद, आपराधिक समनीय अपराध के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजे वाले मामले, बैंक वसूली से संबंधित आदि मामले लोक अदालत में उठाए जाते हैं अधिकतर। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों का, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर कंपाउंडेबल है वे लोक अदालत के दायरे से बाहर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शक्तियाँ किस रूप में इसे प्राप्त है। नेक्स्ट है, लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट को निहित होती है। अर्थात सिविल कोर्ट जो होता है, सिविल कोर्ट, या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक सब ऑर्डिनेट के तौर पर इसे सिविल कोर्ट के तौर पर जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह लोक अदालत की शक्तियाँ उनके समान होंगी, क्योंकि वहाँ भी जज वहाँ पर बैठाए जाते हैं जजमेंट के लिए। इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी विवाद के निर्णय लेने के लिए उसकी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने अपेक्षित शक्तियाँ होंगी। अर्थात वो अपने जो प्रक्रिया अपनाएगा उसके लिए अपने नियम कानून के तहत वो निर्दिष्ट करवा सकता है। लोक अदालत के समक्ष सभी कार्रवाइयाँ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। प्रत्येक लोक अदालत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, किस दंड प्रक्रिया संहिता के साथ यह दीवानी न्यायालय है? तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना है कि जो 3 संहिता लागू हुआ ना उसमें भी इसके बंद किए गए, क्योंकि यह संहिता समाप्त हो गई, उसके जगह पर 3 नए संहिता आ गए। तो उसी के संदर्भ में ध्यान रखना। लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत के डिक्री या अन्य अदालत के आदेश माना जाए। डिक्री मतलब होता है आपको निर्देश देना
जो क्या होता है दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी माना जाता है, ठीक है ना, के लिए ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसके जो फैसले लोक अदालत में सुना दिए जाएंगे, लोक अदालत में फैसले सुना दिए गए, वो पक्षकार दोनों आम सहमति हो गए, पक्ष और विपक्ष जो दो पार्टियां हैं केस करने आई हैं, अगर उसको आपसी सहमति से निर्णय दे दिया गया लोक अदालत के द्वारा, तो ये निर्णय के विरुद्ध दोनों में से कोई भी पक्ष आपको हायर कोर्ट में नहीं जा सकता, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट होता है उसमें नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, सबसे इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए विवाद का अंतिम समाधान सीढ़ी माना जाता है इसका। इसलिए जो बहुत लंबे समय से लंबित केस है, पेंडिंग केस है, उसको समाधान दोनों पक्षकारों के द्वारा कोशिश किया जाता है, यहाँ ही सुलझा लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोक अदालत के फैसले के साथ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी इसके बाद, यह महत्वपूर्ण इसके अधिकार है। अब नालसा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत हर वर्ष देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है लोक अदालत गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो दो अधिनियम याद रखना, 2009 1987। अब नालसा प्रतिवर्ष 4 लोक अदालतें आयोजित करता है, जिसमें 2021, 22, 23 का डाटा किस प्रकार है देखिएगा, यहाँ डाटा दिया हुआ है। जैसे 2021 में 4 औसतन 4 लोक आयोजित हुए, इससे भी अधिक हो सकता है, जिसमें मुकदमों का निपटारा कितना हुआ, देखिए पूर्व मुकदमों के मामलों का निपटारा कितना किया गया, लंबित मामलों का निपटारा कितना किया गया, निपटारे गए कुल मामले कितने हैं। तो आंकड़े देखिएगा, लगभग 8 लाख से या 810 लाख आने, अर्थात आपको आंकड़े दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम यह समझा सकते हैं कि लोक अदालतें कितने प्रभावी बनते हैं। अब ध्यान रखिएगा वर्ष 2024 के लिए क्या अनुसूची है। तो देखिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को गठित की गई, द्वितीय लोक अदालत 11/5 को की गई, तृतीय लोक अदालत 14/9 को की गई, चतुर्थ लोक अदालत 14/12 को की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अभी एक लोक अदालत गठित की गई, इसके बीच में याद रख लेना है आपको। अभी कौन सा 7वां महीना चल रहा है ना, जुलाई चल रहा है, तो आपको जुलाई चल रहा है ना, हाँ जुलाई चल रहा है, 7वां महीना। एक यहाँ पर अलग से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये अतिरिक्त जोड़ा गया, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कर लीजिए। ये पहली की मैं सूची बता रहा हूँ जो पहले से गठित किए गए थे, तो इसको बढ़ा लेना, तृतीय है ऐड कर लेना, जो अभी डेट दिया गया है आपको 29 से लेकर 3 अगस्त तक, तो ये आंकड़े एक जोड़ लेना है यहाँ पर बीच में, बाकी इसको कर देना है चौथा, 5वां इसको कर लेना है। क्लियर है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, पहले निर्धारित आपको ऐसे ही थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के साथ। एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के 2010 में प्रश्न पूछा गया, लोक अदालत के समय निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, जिसमें लोक अदालत पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर मामलों के निपटारण का अधिकार क्षेत्र है, न कि उनके मामलों का जो किसी भी अदालत से सक्षम लंबित है। तो क्या यह कथन गलत है या सही है, तो यह कथन गलत है, यह सही नहीं है। लोक अदालत उन मामलों का निपटारा कर सकती है जो दीवानी और फौजदारी प्रकृति की नहीं है। तो क्या यह सही या गलत है, दीवानी की करती है, फौजदारी की करती है, नहीं करती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। प्रत्येक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी, तो कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता। क्या यह सत्य कथन गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। 3 व्यक्तियों का नाम लिया था ना, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी शामिल होते हैं, तो यह कथन उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर बनाने हैं, क्लियर है। इसके लिए कुछ व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, नहीं समय विकल्प क्या होगा अधिक निकल जाएगा, बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट कर, जब PDF आप लोग को मिलता है उसे एक बार देख जरूर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि इससे आज का प्रश्न आपको मेंस का आंसर राइटिंग, आपके लिए एक युक्ति है, इसका क्या बनाया गया है, आपको एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ओपन चैट का टेलीग्राम चैनल बनाया गया, लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया गया था, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग करने वाला जो बच्चा इच्छुक है, यह बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे जुड़ सकते हैं हमसे। लोक अदालतें क्या है, इसके क्षेत्राधिकार क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, और भारतीय न्यायिक तंत्र में इसके योगदान पर चर्चा करें। बहुत सिंपल साधारण शब्द है, पर यह ध्यान रखिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि लोक अदालत की महत्ता
लगातार बढ़ रही है, क्योंकि केसों की संख्या बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, न्यायपालिका पर त्वरित न्याय प्राप्त करने के कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, जिसके आधार पर इन अदालतों की चर्चा होती रहेगी। तो आपको इसका एक्सरसाइज करके 250 शब्दों में भेज देना है। देखिए, यह जनसत्ता का जो और न्यूज डेली दैनिक जागरण जो न्यूज एनालिसिस कराया जाता है, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली, आपको यह यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसके लिए 1 रुपया आपको पे नहीं करना है। पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट अगर की पॉइंट प्राप्त करना है तो आपको 599 प्लस टैक्स, जिसमें 612 रुपया अप्रोक्स पड़ता है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप इसमें शामिल हो सकते। की नोट्स के साथ साथ आपको अतिरिक्त क्या दिया जाता है, वीकली टेस्ट आपके लिए आपको उपलब्ध कराया जाता है। जो क्या होता है, आप इसका रिव्यू आपको कराया जाएगा मेरे द्वारा, डायरेक्ट मेरे द्वारा ये सब चीज़ें कराई जाती है। तो आप करंट से लेकर चिंता मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी महात्मा गांधी पर संदेश क्या है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा सामयिक है। जयशंकर जी के द्वारा के जापान में पहुँचे जयशंकर जी गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और यह देखिए, विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध के ध्रुवीकरण और खून खराबे के दौर से गुजर रहा है, एक दूसरे ध्रुवीकरण किया जा रहा है राष्ट्रों का। तो इस तरीके की स्थिति में गांधी जी प्रासंगिक बन जाते हैं। आपसे यहाँ से मेंस के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्थिति में गांधी कितनी प्रासंगिक वस्तुओं को सामने लाते हैं या प्रासंगिक विचारधारा को सामने लाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधीवादी दर्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक सरल जीवन को जटिल भी है। यह कैसे लोगों के जीवन के लिए जीवन को उपयोगी बनाता है, साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता को क्या करता है, महत्वपूर्ण बना देता है। तो इनके विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। यह दर्शन कई स्तरों में आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत समूह के लिए क्या करता है, आध्यात्मिक धार्मिक तत्व के ईश्वर मूल तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। मानव स्वभाव के मूल रूप में सद्गुणी है, यह विचारधारा देता है। फिर सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास सुधार करने के लिए सक्षम है। गांधी विचारधारा आदर्शवादी है, बल्कि व्यवहारिक और आदर्श से जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, म्यांमार से आंग सूसू जैसे लोग नेतृत्व में कई उत्पीड़न जैसे न्याय लोगों को दिलाने के लिए गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया। इसकी प्रासंगिकता के प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। तो गांधीवादी दर्शन केवल भारत के सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह भारत की सीमाओं से बाहर विभिन्न देशों के द्वारा जो लोकतांत्रिक रूप से देश अपने कार्य और दायित्व को कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिबद्ध विचारधारा को जन्म देता है। इन चीज़ों को समझने का पहले गांधीवादी विचारधारा, सत्य और अहिंसा की जब हम बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा 2 आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें हम बात करते हैं गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और तथा नैतिकता है, नैतिक कानून और कोड का आधार है। यहाँ पर बिल्कुल आप नहीं समझिएगा नवीन आधार दिया गया था, क्योंकि सारे विचार क्या थे, आपको आज़ादी के पहले की थी। तो इसलिए यहाँ पर नैतिक कोड और कानून की बात होगी तो धार्मिक रूप से जो प्रचलित हमारे आचरण थे, आचरण और व्यवहार, उसके संदर्भ में बात करें, जिससे हमको धार्मिक नैतिकता के संदर्भ में बातें होती थी कि नैतिक हमें बनाता, हमें संतुलित बनाता, हमें संयमित बनाता है। आपको इसके संदर्भ में समझना। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा, अर्थात गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता। सत्याग्रह इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग कराना होता है। यह व्यक्ति पीड़ा सहन के अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों के चोट पहुंचाने की एक विधि न पहुंचाने की एक विधि बताता है। तो यह सत्याग्रह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उपनिषद से, बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं से, टॉल्स्टॉय, रस्किन जैसे कई अन्य महान विद्वानों के दर्शन से मिलकर बनी है गांधी जी का सत्याग्रह। देखिए, आपसे एक प्रश्न बार बार पूछा जा सकता, क्या गांधी के विचार स्वयं के विचार थे? तो आप इसको बिल्कुल बोलिएगा हाँ, नहीं थे ये इनके विचार अपने, पर इनका विचार जो समसामयिक रूप से इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया ना, इन्होंने जनसाधारण को सरल रूप में समझाने का प्रयास किया था। सभी विचारधारा को, जैसे उपनिषद के विचारधारा, बुद्ध महावीर के विचारधारा, विदेशी जो लेकर
विचारक रहे हैं, टॉलस्टॉय, रस्किन जैसे विचारधारा और भी लोगों की जैसे चीज़ों को शामिल करते हुए समसामयिक रूप से जनसाधारण तक पहुंचाने का एक माध्यम बेहतर दिए थे इनके द्वारा। इसलिए इनके विचारधारा में संतुलित विचारधारा देखने को मिलती है। हालांकि इनके विचारधाराओं में बहुत सी बातें होती, सर्वोदय की, स्वराज की, ट्रस्टशिप की। देखिए यहाँ ट्रस्टशिप से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, पीसीएस ने प्रश्न पूछा है, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर स्वदेशी की बात होती तो आपको क्या करना है, इन सारे तथ्यों की जांच कर लेनी है, पढ़ लेनी है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। मैंने सारी बातें कर रखा है। यूनिवर्सल उत्थान, सभी जातियों के उत्थान की बात करते हैं, तभी सर्वोदय, सबके साथ का उदय की बात होती है, जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदय की बात होती है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से पढ़ा गया है, लिया गया इसे सूर्योदय का कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान रखिएगा। स्वराज, हालांकि स्वराज शब्द क्या बात करता, अर्थ स्वशासन से, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जिस जीवन के सभी क्षेत्रों में समाहित करता है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज या स्वशासन से है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों के स्वराज, जो स्वतंत्रता है स्वराज के संदर्भ में कहीं अधिक है, अर्थात स्वतंत्रता से कहीं बेहतर स्वराज का। अगर स्वराज प्राप्त होता है तो स्वतंत्रता हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगी। इसलिए स्वशासन के आत्म संयम और उसके मोक्ष के बराबर माना जा सकता है, इनके द्वारा बोला गया है। ट्रस्टशिप की बात होती है तो सामाजिक आर्थिक यह दर्शन है जिसमें गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया, यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जिसके द्वारा गरीब और असहाय लोगों की मदद की। इसी के बाद देखते हैं CSR को, सोशल जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, उसमें CSR में भी ट्रस्टशिप की ही बात हुई है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास। गांधी जी का सिद्धांत आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, थियोसॉफिकल लेक्चरर, भागवत गीता अध्ययन के विकसित होता है। स्वदेशी के संदर्भ में संस्कृत से लिया गया, जहाँ संस्कृत के दो शब्दों अर्थात एक संयोजन स्व से और स्वयं के देश से होता है। स्वयं और देश का अर्थ है देश से, तो स्वदेशी स्वयं का देश का जो बना हुआ चीज़ है उसका प्रयोग करने की बात करते हैं, इसलिए स्वदेशी का अर्थ अपना देश होता है। यह स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन ज़्यादातर संदर्भ में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता से लिया जाता है। इसलिए स्वदेशी के संदर्भ आर्थिक संदर्भ में जरूर दिखते हैं, पर इसको क्या देखना है, स्वदेश के संदर्भ में हम सामाजिक राजनीतिक जो बातें करते हैं, सांस्कृतिक बातें करते हैं, उसमें स्वयं के देश की महत्ता की बात होनी चाहिए। इसलिए जो गांधीवादी थॉट है ना, सबको समझ में नहीं आती गांधीवादी थॉट। वो क्या करेंगे, विदेशी शासकों की बात करेंगे जब हम विकास की बात करेंगे ना। जैसे वर्तमान सरकार स्वदेशी तकनीक की बात करती है, स्वदेशी तकनीक की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है, हम विकसित भारत बनेंगे, तो किस पर बात कर रही है, अपने स्वयं के प्रोडक्ट पे बात कर रही है, अपने स्वयं के मूल्यों के विकास की बात कर रही है। अभी नीति आयोग ने हाल ही में, कल ही आपको $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक विकसित भारत का कल्पना का रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें स्वदेशी अर्थात मेक इन इंडिया की बात की है। इससे पहले 2014 से पहले मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हमारे देश में था ही नहीं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग क्या करते थे, विदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अभी भी कल्चरली हम दूसरे देशों की महत्ता को देते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। तो यहाँ पर समझने की व्यवस्था, आचरण और व्यवहार में हमें स्वदेश तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, स्वदेश रूप को अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये बातें की गई है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय आत्मनिर्भरता के लिए अनुयोक्ता देता है। गांधी जी के मानना है कि इससे स्वतंत्रता स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उसके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण निहित करता है। स्वदेशी भारत स्वतंत्रता की कुंजी है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया जाता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। गांधीवादी के सिद्धांत कहाँ कहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया, अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 में, जो आपको गांधीवादी संदर्भ में चीज़ों को स्पष्ट करता है। गांधीवादी केवल हमारे आदर्श ही नहीं है जिसको हम वैचारिक रूप से महत्ता देते हैं, हमारे सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, नैतिक कर्तव्यों के लिए प्लस मौलिक कर्तव्यों के पद चिन्ह के रूप में देखे जाते हैं। क्या पद चिन्ह के रूप में देखे जाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए आपसे बार बार प्रश्न गांधीवादी से पूछा जाता है, हमारे
संविधान में इनकी क्या भूमिका, क्या योगदान है, तो इन सारे आर्टिकल को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल के औसत 6% से अधिक बढ़ी है बाघों की संख्या। वर्ष 2022 में हुआ था बाघों की संख्या का आकलन, जिसमें हम बात किए थे कब 2006 से लेकर 2023 कितना बाघ है, 3682 बाघ है, जो कुल विश्व के कुल बाघों की संख्या से ध्यान रखिएगा हमारे में कितना लगभग 75% है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि हर साल बाघों की फीसदी कितनी, 6.1% क्या इजाफा हो रहा है। ऐसी बात है, यहाँ संख्या पहले 2925 होने का अनुमान था, 23 में घटकर यह संख्या इतना हो गया, क्योंकि कुछ संख्या क्या होने दावा किया जा रहा है। ऐसी बातें हुई थी कि कुछ बाघों की संख्या मृत्यु हो रही है। रीज़न इसके पीछे था आपसी संघर्ष बाघों का, और जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो हम बृहद चीज़ों से जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा इसमें हुआ था। इस पर मैंने चर्चा भी कभी किया था, आप लोग को अगर याद हो तो देखिए हाल ही में मौतों की संख्या की बात कर 2021 में 127 बाघों की मृत्यु हुई, 2022 में 122 बाघों की, 2023 में 182 बाघों की मृत्यु हुई, लगभग आपको 400 के आसपास अप्रोक्स बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को, आंकड़े को ध्यान में रखना है। अभी देखिए बाघ मित्र याद रखना किस राज्य के द्वारा शुरू किया, उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसका कल मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बाघ मित्र कार्यक्रम की चर्चा की गई, इसलिए पीटी फैक्ट में इसे रख लीजिएगा आप लोग याद। प्रश्न पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया, 2019 के आपको पीलीभीत में बाघ मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 में बाघ मित्र ऐप शुभारंभ किया गया। वर्तमान में पीलीभीत में 100 से पीलीभीत जो उद्यान है उसमें 120 से अधिक बाघ मित्र बनाए गए हैं। तो 4 महिलाएं समेत युवाओं को इसमें बुजुर्गों को शामिल किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से जंगल में भटके बाघ और अन्य जानवरों को इसको उपलब्ध कराया जाता है डाटा, ताकि वन जीव वाले इसको अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा सके। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थापना 2014 में हुई थी और उस समय वहाँ 24 बाघ थे। 8 वर्ष में यहाँ 3 गुना बाघ हो गए, बढ़ गए। तो यह सरकार के सकारात्मक बदलाव कदम का इशारा करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नए नए कॉन्सेप्ट जो आते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग याद रखने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो ध्यान रखिएगा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI के द्वारा शुरू किया गया। अब ध्यान रखिएगा यह GTI के संदर्भ में शुरू किया गया। ये इस आयोजन का उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए समर्थित राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संरक्षण समूहों के एक साथ लाना था, ताकि वो लुप्त प्राय जानवर के लिए सोच सके और इसकी खतरनाक वैश्विक गिरावट को कम कर सके, उसको देख सके। इसके लिए अब 13 देश का GTRA ग्रुप है, 13 देशों, जिसमें सरकारों के ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया के अतिरिक्त कुछ और देश हैं जिसका नाम आप लोग को याद रखने की जरूरत है। इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, रूस। 13 देश का नाम आपको याद रखना चाहिए जब भी बाघ के संदर्भ में चर्चा होगा। तो यह GTR जो ग्रुप है, GTR ग्रुप, जिसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की बात होती है, यह 13 देशों का एक आंतरिक समूह है जो क्या करता है, वैश्विक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण की बात करता है। अगर हम बाघ की संख्या की बात करें, वैज्ञानिक के नाम की बात करें, तो ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए। विश्व में अभी 5574 बाघ है, जिसमें 3682 भारत में, जो विश्व की 75% भारत में रहता है। ये आंकड़ा याद है। वैज्ञानिक नाम इसका है बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, इसका नाम याद रखिएगा। पैंथेरा टाइग्रिस का नाम याद रखिएगा। संरक्षण की स्थिति क्या है, लुप्त प्राय, जिसको IUCN का लिस्ट होता है, उसमें 3.1 में लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, इसके लिए आपको एक और सूची याद रखना है, जिसमें हम लोग CITES बोलते हैं, सिटीज़, उसकी परिशिष्ट संख्या 1 में आता है। उसकी सूची एक परिशिष्ट संख्या से। उपजाति कौन कौन सी है, बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर के बाद इंडो चाइना टाइगर है, मलायन टाइगर है, साइबेरिया टाइगर है, साउथ चाइना टाइगर है, सुमात्रा टाइगर है। ये आपको टाइगर के रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो इन रूपों को याद रखना। उपरांत बंगाल टाइगर विशेष रूप से महत्ता है, क्योंकि भारत में इसका संख्या देखने को मिलता है, लाल धारीदार।
तो ये सब आंकड़े आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें शारीरिक शिक्षा देने में फीसदी है कई देश। तो यह रिपोर्ट आया देखिए ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले जो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूनेस्को क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संगठन कौन कौन से देश शामिल है, फिर आपको वर्तमान इसकी संख्या कितनी, वर्तमान संख्या क्या है इसके सदस्यों की यूनेस्को के संदर्भ में। चलिए यूनेस्को का महानिदेशक कौन है, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, बार बार यूनेस्को चर्चा में आता है। तो ये बातें की जा रही है टीम। यहाँ पर प्राथमिक जो माध्यमिक शिक्षा की बात होती है, 2/3 छात्रों और प्राथमिक विद्यालय में आधे से अधिक छात्रों की आवश्यक न्यूनतम साप्ताहिक शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जो विशेषज्ञ टीम थी, यूएनए की एक शिक्षा टीम थी, प्राथमिक विद्यालय के 2 में से 1 से भी कम शिक्षक जो प्राय शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। तो यह सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। गुणवत्ता में शारीरिक शिक्षा के पहली वैश्विक रिपोर्ट आपको यह कहा जा रहा है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यह प्रथम रिपोर्ट आई है, तो आपको ये सब डाटे याद रखने चाहिए। अब है कि यहाँ पर कुछ बातें की गई है जिसमें शारीरिक शिक्षा के लिए वित्त पोषण की बात की गई। प्रमुख अंतर देखने को मिला है, 2/3 देश अपने शिक्षा बजट का 2% से भी कम इसके लिए आवंटित करती है। किसके लिए? शारीरिक शिक्षा के लिए। जो भी मान लीजिए 10,000 रुपया आवंटित, 1,000 आवंटित किया गया, तो मान लीजिए इसका 2% केवल कितना 200 रुपया इसके लिए क्या किया गया, आपको इसके लिए आवंटित किया, शारीरिक शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। और शारीरिक शिक्षा कैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्ता देता है, राष्ट्रीय रूप से आप खेल सुविधाओं से जुड़ते हैं, राष्ट्रीय खेलों में जुड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़ते हैं, आप मेडल पदक लाते हैं। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा जब तक नहीं दी जाएगी उससे आप ये नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, आपको शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने से आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, बदलते मौसम के साथ आप क्या रहते हैं, चुस्त रहते हैं। तो यह सब आंतरिक रूप से आपको विकसित करता है, डेवलप करता है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपको यूनेस्को केवल जो 58% देशों में लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की है। दुनिया भर के केवल 7% जो विद्यालय लड़कों और लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा एक समान समय निर्धारित किया हुआ है। अब टीम ने, जो यूनेस्को का टीम था, उसने क्या किया, वित्त पोषण के बारे में भी चर्चा की है। यह सब आंकड़े याद रखने हैं, इसके महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। चलिए, एक उपलब्धि हासिल की है कौन, मनु भास्कर के द्वारा, मनु भाकर ना, मैं भी कभी कभी फ्लो में बढ़ जाता हूँ, कोई बात। मनु भाकर के द्वारा पेरिस ओलंपिक में 10 एयर जो पिस्टल स्पर्धा है उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। यह भारत का पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट पदक है, पहला तो ये याद रखना है। दूसरा, यह प्रथम महिला है जो आपको स्पर्धा में जीत की है, पिस्टल स्पर्धा में। और ध्यान रखिएगा, पहली महिला के साथ साथ यह 12 साल का इंतजार समाप्त की, उससे पहले आपको जितने मनु जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है जो जीत दर्ज की है। और ध्यान रखिएगा, जब अभिनव बिंद्रा जी थे उनके बाद ये पदक लाने वाली दूसरी भारतीय बनी है। तो ये सब जो सुना था वो कम हुई है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसके लिए उपलब्धियां आपको देखिए, होता क्या है ना, कल मैं कुछ दिन पहले का एक वीडियो देख रहा था जिसमें संसद में बात की गई थी कि जब जीत दर्ज हो जाती है तो हम उपलब्धियों का अंबार लगा देते हैं। खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हम कभी तभी करते हैं जब उनके द्वारा जीत दर्ज की जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसलिए शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, ट्रेनिंग के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हम खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, हमारे लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। कैसे चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शीर्ष में बने रहते हैं हमेशा, उसके पीछे का विकल्प यही देता है कि हम बच्चों का जो मेडल लाने का जो ललक है वो हम उनको क्या करते हैं, शुरुआती दिन से ही देते हैं। उनको ऐसे परिवेश देते हैं जहाँ पर वो इसके प्रति क्या हो, इसके प्रति थोड़ा झुकाव उनके मन में आए और यह जीत दर्ज करे। ऐसा नहीं कि केवल कई कठिनाइयों के बाद ये सब पहुँचती है खिलाड़ी अपने मुकाम तक। तो सरकार के साथ साथ संबद्ध संस्थाएं भी इसको क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। साथ साथ परिवार में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं खुद के स्तर पर बोलूं, देखिए केवल गार्जियन के स्तर पर गलतियां नहीं होती है, या अभिभावक जो होता है आपको रोकता है कभी किसी चीज़ करने के लिए, वो उनके गलतियां नहीं होती है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ें बदल जाती है।
जब हम लोग कभी क्रिकेट खेलना जाते थे, किसी चीज़ में हम लोग अच्छे खेलते थे, गार्जियन यह बोला करते थे सभी लोग उस दौर में, जब हम लोग अपने युवा वर्ग में थे, पढ़ लिख लो तो बनोगे होशियार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, नहीं पढ़े लिखे तो बनोगे क्या, शब्द जोड़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें पहले बोली जाती थी। अब क्या हो रहा है कि समय परिस्थिति बदल गया है, एजेंसियाँ आ गई सामने, उनको ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है खेलों को, तो लोग अब पढ़ाई से अधिक क्या कर रहे हैं, खेलों में जा रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं पर खेलों में आपको देख रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी जो आप देखते होंगे, उनकी शिक्षा हायर क्वालिटी की नहीं होती, कोई इंजीनियरिंग और कोई ये सब नहीं प्राप्त किए थे, एमटेक या बीबीए या एमबीए या आईएएस अधिकारी नहीं होते, वो एक नॉर्मल पढ़ाई के साथ देश का नाम ऊंचा करते। मैं ऐसा नहीं बोलता पढ़ाई खराब चीज़ है, पर मैं यह बोल रहा हूँ कि अवसरों का सृजन अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो आप लोग को भी अपने अवसर तलाशने की आवश्यकता है कि आपके घर में ऐसे कोई बच्चे जिसमें यह उपलब्धियां हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, उसके लिए आपको अवसर देने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की जरूरत है। इसमें देखिए भारत 2047 तक 18,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आपको के साथ 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दिशा निर्देश में प्रयास करने की जरूरत है। नीति आयोग ने 2047 में विकसित भारत के लिए सोच एक दृष्टिकोण पत्र का शीर्षक वाले पत्र जारी किया। उसमें कहा यह बात, मध्यम आय के जाल से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए सावधानी से काम करने की जरूरत है। अब दस्तावेज में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर चर्चा की गई। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में तो यही मुझे बताइए आप लोग का कि नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। मैंने इस पर नीति आयोग पर विस्तृत सदस्यों की संख्या बता रखा है, कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन नहीं शामिल होते हैं। अब ध्यान रखिए, जीडीपी जो आज में 3.6 ट्रिलियन डॉलर है और 9 गुना प्रति व्यक्ति आय $2392 प्रति वर्ष की 8 गुना बढ़ाना होगा, यह बातें की गई है। देखिए आंकड़े बदलते हैं, अब प्रति व्यक्ति आय, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 2392 है, कुछ दिन पहले पेपर में 2500 दिया गया और आईएमएफ के डाटा के अनुसार 2700 अप्रोक्स कुछ रुपया है, 63 रुपया शायद डॉलर है भारत का प्रति व्यक्ति आय। ये आंकड़े आपको बदलते हुए दिखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है आर्थिक समीक्षा में क्या बोला गया, बजट में क्या बोला गया, ये ध्यान रखना। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आर्थिक समीक्षा में प्रति व्यक्ति आय भारत का कितना है, आपको स्थिर मूल्य पर और करेंट दोनों मूल्य पर मुझे बताइएगा। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यह इम्पॉर्टेंट क्यों है, केरल हाईकोर्ट के द्वारा बातें की गई है कि हर धर्म के नारी को लागू होता है बाल विवाह आपको कानून। जैसे बाल विवाह निषेध कानून 2006 जो बना, देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, भले इसका धर्म कोई भी हो, कोई भी प्रत्येक भारतीय नागरिक हो। इसके बाद इसकी परिचर्चा होने सदस्य के तौर पर बनाता है। ध्यान रखिएगा ये बातें की गई। अब है कि विरुद्ध पलकड में एक 2012 में केस दर्ज किया गया था, जिसमें याचिका जैसे पीवी किन्हू कृष्णन ने अपने हालिया आदेश में कहा कि एक व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, भले ही वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि कुछ भी हो सकता है, यह अधिनियम सभी पर लागू होता है। अर्थात यहाँ पर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। बहुसंख्यक कहने का मतलब हिंदू समाज जो सबसे बहुसंख्यक है, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू बिल के आधार, हिंदू जो कोड बिल है उसके अनुसार भी, और जो निषेध बाल विवाह निषेध अधिनियम उसको मानता है, पर मुसलमानों में ये चीज़ें जायज़ मानी जाती है। तो इसके आधार पर ये बातें की गई है। यहाँ पर याचिकाकर्ता के समक्ष दलील दी गई कि मुस्लिम होने के नाते तरुण होने के बाद भी लड़की का विवाह करने का धार्मिक अधिकार नहीं है। अब ये धार्मिक अधिकार, ये बातें बोलता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा धार्मिक आधार है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद ही उसका धर्म आता है। तो क्या ऐसे विकल्प मुस्लिम समुदाय में है, पहले उसका धर्म होता है तब उसका राष्ट्र होता है। इम्पॉर्टेंट यह समझने की आवश्यकता है। तो उसके जो अधिकार है तो क्या धर्म से परे हैं या धर्म के बाद है, तो यह भी एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। पर दूसरे धर्म में पहले राष्ट्र होता है तब धर्म होता है, जैसे हम हिंदू में, ईसाई में, बौद्ध, पारसी इस सब में देखते हैं, पर मुस्लिम में ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। इसलिए उनके रीति रिवाज धार्मिक होते हैं, धार्मिक जो शरिया उसके आधार पर चलती है। ऐसी बातें पहले हुआ करती, पर अदालत ने बोला कि
बाल विवाह निषेध कानून जो लागू किया जाएगा ना, वो राष्ट्र के तौर पर किया जाएगा, न कि धर्म के आधार पर। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझने की आवश्यकता होगी। धर्म दूसरे स्थान पर है और नागरिकता पहले आनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर। कोर्ट ने 37 पृष्ठ के आदेश में कहा है कि बाल विवाह बच्चों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर देता है। और मानवाधिकार की हम बात करें तो मानवाधिकार सामाजिक रूप से उसे उत्थान की बात करता है, आर्थिक रूप से उत्थान की बात करता है, सांस्कृतिक उत्थान की बात करता है, और आपसी जो अधिकार है, हमारे कानूनन अधिकार है, कानूनी अधिकार प्लस मौलिक अधिकार के से भी आगे की बात करता है, जहाँ पर व्यक्ति को समझा जाएगा, विशेष को समझा जाएगा, और उसके सर्वांगीण विकास की बात करता है। मानवाधिकार से वंचित नहीं कर सकता, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा का अधिकार भी शामिल होता है। कम उम्र में विवाह और गर्भावस्था, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और यौन संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए अदालत ने कहा कि बाल विवाह अक्सर लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देती है, जो उसके मानवाधिकार का हनन कर देती है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर देती है। और न्याय व्यवस्था हमेशा दो पैरे पर आपको नापा जाएगा। एक, मानवाधिकार क्या कहता है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है क्या कोई भी प्रावधान। दूसरा, मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस बेस पर अगर कोई भी पड़ला किसी की तरफ झुका तो आपको वो प्रचलित मान्यताएं रोक दी जाती है। यह बेसिक न्याय का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं होती। यहाँ पर आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं इन दोनों का, तो आपके कहीं ना कहीं चीज़ें रोकी जाएगी। अब है कि शिक्षा भविष्य के अवसर सीमित हो जाती है, तो देखिए हमें जीवन के अधिकार को भी रोक देता है। जो वधुओं की घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार का खतरा अधिक हो जाता है। बाल विवाह गरीबी कायम रख सकता है, व्यक्तियों के समुदायों का आर्थिक अवसर सीमित करता है। बाल विवाह बच्चों के अवसाद और चिंता का कारक बन सकता है, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बन सकता है। यह सामाजिक और परिवार के समुदाय को अलगाव के रूप में ले सकता है। विवाह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और समझौतों का उल्लंघन भी करता है। तो हम ये राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं रोक सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं उसको भी रोकने का अधिकार हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बाल विवाह। जब इसकी बात हम करते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आता है। बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट आएगा तो ये लोग बोलते हैं ना, भारत में बाल विवाह हो रहा है, भारत की सरकारें क्या करें। तो हमें एक नागरिक के तौर पर मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरुआत से अंत तक, मरते दम तक यही बोलूँगा कि आप अधिकार की बात मत कीजिए, यह कर्तव्य की भावना लाइए। जब तभी राष्ट्र है ना, राष्ट्र समग्र सर्वांगीण विकास कर पाएगा। हम सर्वांगीण विकास की जब बात करते हैं ना, राष्ट्र तभी विकसित कर पाएगा जब कर्तव्यों के भाव को जन्म देते हैं। अधिकार आपके इम्पोर्टेंट है, पर इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपके कर्तव्य ऐड कर देते हैं ना, कि तो आपको इन व्यवस्थाओं में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था प्रणाली में आप स्वयं का स्तर पर अपने आचरण में शामिल कर लेंगे। देखिए, धर्म और आस्था का सृजन पुरातन काल में समय अवधि के आधार पर, समय जो अवधि होता है उसके आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में हुआ। तत्कालीन जो हमारा परिस्थिति था उसके संदर्भ में हुआ। उस समय बाल विवाह इसलिए हुआ करता था ना, आक्रांता लोग आते थे, बहु बेटियों को सॉफ्ट टारगेट हुआ करते, उनको उठा के ले जाके उसका यौन शोषण स्लेव तौर पर इसका उपयोग करते थे। इसलिए उनके कबीलों में क्या होता था, यह बना दिया जाता था कि उनका बाल विवाह कर दो, छोटे में विवाह कर दो। जब उनमें मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए उनका विवाह करा दो, जिससे उनकी जो ये कॉन्सेप्ट पहले माना जाता है, उनकी समता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह पति पत्नी के तौर पर एक जीवन यापन करेंगे। पर इसका बाद में खंडन होना शुरू हो गया, बाद में चीज़ें बदली। तो हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में बाल विवाह की चर्चा हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, आज़ादी के दौर से ही कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय से स्टार्ट होता है तो आज़ादी तक चलता है, शारदा एक्ट आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। पर अन्य धर्मों में इसके लिए विकल्प तलाशे ही नहीं गए। वो क्या करते हैं, विकल्प तलाशे ही नहीं गए। जब हम बात करते हैं, जब अरब क्रांति आई तो उससे पहले तो कुछ विचार होता भी था। जैसे आज़ादी के क्रम में मुस्लिम सुधार की बात के लिए बहुत नेताओं के द्वारा योगदान दिया गया। पर अरब क्रांति जैसे ही आती है उसमें कट्टरवाद जब आ जाता है ना, कट्टरवादी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम समुदाय खतरे में, मुस्लिम धर्म खतरे में है। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट अरब क्रांति के बाद विश्व में अन्य देशों में फूटी, वहाँ से इन चीज़ों धाराओं में बदलाव के जो
अंश योगदान होना चाहिए था वो भी समाप्त हो गया। वर्तमान स्थिति में यह आ जाता है कि मुस्लिम समुदाय क्या करता है कि हर चीज़ को धार्मिक आधार पर आंकता है। यह कहीं ना कहीं गलत कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, प्रबुद्ध मुस्लिम समुदाय है, उसको समाज के मजबूत करने के समान अवसर ढूंढने के चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको इसके तहत मिलता है इस कॉन्सेप्ट के तहत। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों के साथ आप करना। देखिए एक बात इसी के साथ आता है, विवाह पूर्व रक्त जांच की जरूरत है। तो इसमें देखिए कुछ विवाद, थैलेसीमिया की बात हुई, थैलेसीमिया माइनर की बात हुई है। तो थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, हर साल थैलेसीमिया से पीड़ित 7 से 10 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं। चिंता का विषय है थैलेसीमिया अनुवांशिक संचरण वाले जो जागरूकता की कमी के उजागर करती है। दरअसल थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाली की क्षमता को प्रभावित करता है। और जो गंभीर एनीमिया या अन्य स्वास्थ्य जटिलताएँ होती है, अगर थैलेसीमिया जीन वाहक 2 लोग जिन्हें थैलेसीमिया माइनर के रूप में जाना जाता है एक दूसरे से विवाह करते हैं, तो इस बात का अधिक जोखिम हो जाता है उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के तौर पर पैदा होंगे। अर्थात जो थैलेसीमिया पीड़ित मेल है फीमेल है दोनों विवाह करता है तो उसके बच्चे मेजर होंगे, यह बातें की जा रही है। अर्थात अधिक संभावना बनेगी कि इसका बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित होगा। और ये दोनों माइनर है, इसमें थैलेसीमिया का अधिक मात्रा नहीं है, माइनर में आते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझने हैं। प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लस प्लस से हो जाता है, तो यही समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक विकार का संचरण को रोकने के लिए जोड़े में रक्त रिपोर्ट को मिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए विवाह के पहले अब क्या है कि विवाह के पहले अब जैसे ही जलवायु परिवर्तन के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए ना, तो लोगों के जीवन यापन प्रभावित हुए, जीवन यापन से शरीर प्रभावित हुआ है, तो विकार जन्म लिए हैं। विकार मतलब बीमारियां जन्म लिए हैं। तो अब विवाह से पहले क्या करना है? एक टेस्ट जरूर करना है, ये सब टेस्ट जरूर कर लेना है। यूसीटीसी टेस्ट होता है, थैलेसीमिया टेस्ट होता है, आनुवांशिक विकार टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। जीन थेरेपी का निवेश करने वाली गर्भावस्था दौरान थैलेसीमिया पैदा करने जीन उत्पीड़न ठीक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट नए नए आए जिसको समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? चलिए, भोजपुरी के आधारित दर्जा देने का प्रयास करने के लिए रवि किशन ने निजी विधेयक दिया था। हाल ही में मैंने निजी विधेयक के बारे में चर्चा किया। निजी विधेयक क्या होता है? ये किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? अब तक कितने निजी विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं? 2024 में लिस्टेड कितना, यह आंकड़े आपको देना है। दूसरा कि हम आधारिक दर्जा देंगे तो यह किस सूची में जाएगा? सूची में शामिल अगर आधिकारिक भाषा बनता है तो यह किस सूची में जाएगा? इस सूची का नाम बताइए। अब तक कितनी आधिकारिक भाषा है? अब तक कितने आधिकारिक भाषा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बात करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। देखिए कुछ चीज़ें लेट हो जाती है, मैं नहीं करा पा रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे अलग से एक संडे को सेशन में अलग से रख दूंगा जिसमें हम लोग एक वीक के जितने आर्टिकल उसको मैं करा दूंगा, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा हो जा रहा है ना, गला मेरा दर्द करने लग रहा है। कुछ चीज़ों को समझिएगा, इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है ना? कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो समझने लायक नहीं है। यहाँ पर राष्ट्र सांस्कृतिक संपदा की बात हो रही है, इसमें जो ओहम साम्राज्य की बात हो रही है, जब सूची में शामिल किया गया उसके संदर्भ में बातें हुई, तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें ऐतिहासिक रूप से जिसे आप लोग देख लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।